हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद्र लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाएगा। विस्तार से इसको बताया भी जाएगा और इम्पोर्टेंट जितने भी मॉक हैं इसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, राजा अशोक किसके पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे? तो जो राजा अशोक थे वो बिंदुसार के पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे। राजा अशोक बिंदुसार के पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिंदुसार थे वो भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। जो बिंदुसार थे वो भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? राजा अशोक थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो जो यूनानियों के लिए सेड्रोकोटास के नाम से जाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के संस्थापक थे और उन्होंने पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके गुरु और बाद के मंत्री चाणक्य या कौटिल्य द्वारा सहायता प्राप्त उन्होंने एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की, जिसके कामकाज, समाज, सैन्य और अर्थव्यवस्था का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अच्छी तरह से संरचित है। और आगे बात करें, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड, वो अपने पिता समुद्रगुप्त के बाद अगले महान गुप्त सम्राट थे। जो चंद्रगुप्त सेकंड थे वो अपने पिता समुद्रगुप्त के बाद वो अगले गुप्त सम्राट थे। वो अपने शीर्षक विक्रमादित्य यानी सूर्य की शक्ति से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो अपने शीर्षक विक्रमादित्य यानी सूर्य की शक्ति से जाने जाते हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त की विरासत को आगे बढ़ाया। जो उनके पिता थे समुद्रगुप्त, उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और व्यापक साम्राज्य को बनाए रखने की दिशा में अपना योगदान दिया, जिसने इतिहास में अपने लिए जगह बनाई। जो बिंदुसार थे वह मगध साम्राज्य का एक राजा था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में शाही स्थापित्व का श्रेय दिया जाता है। भट्टिया नामक नाबालिग राजा का पुत्र वह हर्यक वंश से संबंधित था, जिसे मगध का दूसरा शाही वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्फूर्त कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध सांची का स्फूर्त है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर और बात करें तो सांची का स्फूर्त, भरहुत स्फूर्त और गौरीदंत स्फूर्त, ये सभी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे थोटला कोंडा बौद्ध परिषद, अमरावती स्फूर्त और बजना कोंडा जो स्फूर्त है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सालुग्राम मठ और टकदह मठ जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। खम्भालिदा गुफाएं, सियोट गुफाएं और ऊपरकोट गुफाएं, ये सभी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो गुप्त काल के दौरान भारत में आने वाले जो तीर्थयात्री थे वो फाहियान था। गुप्त काल के दौरान भारत में आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? वो फाहियान थे। जो फाहियान था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फाहियान था वो एक चीनी यात्री था और समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने लेखों में राजे के नाम का उल्लेख नहीं किया था। अगर हेनसांग की बात करें तो हेनसांग चीनी यात्री हेनसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वहीं जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जो हेनसांग था चीनी यात्री, उन्होंने नालंदा में हर्ष द्वारा निर्मित कई भंडारों के साथ मठ की महिमा का वर्णन किया। इन्होंने अपने खातों में उल्लेख किया है कि शूद्र हर्ष की अवधि के दौरान कृषि का अभ्यास करते थे। नेक्स्ट आगे है कि जो हेनसांग ने प्रयाग के रूप में ज्ञात इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के बारे में भी अपने विवरण में उल्लेख किया है। जो चीनी यात्री आई चिंग है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध तीर्थयात्री व अनुवादक थे। इन्होंने 7वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले
60 चीनी तीर्थयात्रियों के जीवन के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। उन्होंने धनानद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इनका वास्तविक नाम, जो चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने चाणक्य को चाणक्य के पुत्र के रूप में अपनाया और कौटिल्य के नाम पर पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा। इन्होंने भारत में राजनीति और अर्थशास्त्र को अग्रणी माना जाता है। आधुनिक विश्व में उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी महत्व है। जो चाणक्य है उन्होंने एक राज्य के 7 तत्वों को बताया, जो स्वामी जो कि शासक को बताता है, आमत्य जो कि मंत्री को, जनपद जो कि जनसंख्या को, दुर्गा जो कि गढ़वाली राजधानी को, कोष जो कि खजाने को, डंडा जो कि सेना को और मित्रा जो कि सहयोगी और मित्र को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? तो जो सत्यमेव जयते का अर्थ है ट्रूथ अलोन ट्राइब सत्यमेव जयते का अर्थ है। जो सत्यमेव जयते है यह मुंडिका उपनिषद के एक मंत्र का भाग है जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। इस वाक्यांश जो सत्यमेव जयते है, इस वाक्यांश को भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श के वाक्य के रूप में अपनाया गया था। जो सत्यमेव जयते है अशोक के सिंह के शीर्ष पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह वाक्यांश सभी भारतीय मुद्राओं के एक ओर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के साथ अंकित है और सत्यमेव जयते जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौतम बुद्ध से, जो बौद्ध धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित धर्म, जिनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था, जिन्होंने कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी में शासन किया था, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। जो गौतम बुद्ध है 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया और अपने ऐश्वर्य के जीवन को त्याग दिया, तपस्या और अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। गौतम बुद्ध 49 दिनों के लगातार ध्यान के बाद बिहार के एक गांव बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि कहा जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के चक्र का घूमना के रूप में जाना जाता है। जो गौतम बुद्ध है इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध परिषद वो राजगृह यानी राजगीर में आयोजित की गई थी। जो महाकासापा थे वो पहले बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। परिषदों का विचार जो था बुद्ध की शिक्षाओं और सुत और शिक्षों के नियम विनय के संरक्षण था। यहाँ पे चारों जो बौद्ध परिषद थी कब किस साल स्थापित की गई और किस स्थान पे और इसके अध्यक्ष कौन थे उनको दिया गया है। जो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। जो दूसरी बौद्ध परिषद थी वो 383 ईस्वी पूर्व में जो स्थान था वो वैशाली में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे सबा कमी। जो तीसरी बौद्ध परिषद थी वो 250 ईस्वी पूर्व में थे और ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे मंगलीपुत्र टिस्सा। और जो चौथी बौद्ध परिषद थी वो 72 ईस्वी पूर्व में कुंडलनी में हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है? तो ये था चिरांद में।
झील के किनारे स्थित जो प्रारंभिक कृषि स्थल है ये चिरांद में स्थित है। यह शायद गंगा के तट से जुड़ी प्रारंभिक कृषि की सबसे नई तारीखों में से एक है। टी नरसीपुर भारतीय राज्य कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक स्थान है। यह दक्षिण भारत की वह जगह है जहां हर साल 3 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। नरसीरपुरा शहर का नाम है जो प्रसिद्ध गुंजा नरसिम्हा स्वामी मंदिर से लिया गया है जो कामिनी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? तो ये था किताब-ए-नवरस में हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है। 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित किताब-ए-नवरस हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है। जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड है वो आदिल राजशाही वंश का एक सदस्य था। यह बीजापुर सल्तनत का एक राजा था और इन्होंने नौ रागों के सिद्धांत पर पुस्तक किताब-ए-नवरस लिखी है जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे कुछ पुस्तक के नाम और उनके लेखक के नाम दिया गया है। जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव। पद शाहनामा पुस्तक के लेखक जो हैं अब्दुल हमीद लाहौरी हैं और मुंतखब उल तवारीख जो पुस्तक है उसके लेखक हैं अब्दुल बदायूनी। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो है किताब-ए-नवरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। जो वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी जिन्होंने आगे चलकर शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। जो बृहद्रथ थे वो सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी थे जिन्होंने 195 से 187 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और इस राजवंश की भारतीय उपमहाद्वीप में 322 से 185 ईस्वी पूर्व के बीच प्रभुत्व था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक था जिसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई बना दिया था। भारत का आधुनिक गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक भी सारनाथ में अशोक के शेर राजधानी से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर परिव्राजक वंश का जन्मस्थल है? परिव्राजक वंश का जन्मस्थल है तो यह है पन्ना। जो पन्ना शहर है वो परिव्राजक वंश का जन्मस्थल है। राजा देवराय जो थे वो परिव्राजक वंश के पहले राजा थे। राजा दयाल राजा हस्तिन का पुत्र परिव्राजक वंश का सबसे लोकप्रिय राजा था। इसने 475 से 570 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। परिव्राजक वंश जो था वो पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। खजुराहो अपने 25वें हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं जैसे खजुराहो है तो इसलिए खजुराहो अपने 85 हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे मुस्लिम इतिहासकार अबू रिहान अलबर्नी द्वारा किए गए सिटी ऑफ गॉड्स के रूप में नामित किया गया है। जो उज्जैन है, उज्जैन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी जो 16 महाजनपदों में से एक था। अगर उज्जैन की बात करें तो यहाँ महाकालेश्वर मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्ध कुंभ मेला है हर साल 12 साल में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। उज्जैन उन 5 स्थलों में से एक है जहाँ पर जंतर मंतर स्थित है। प्राचीन इतिहास में जो विदिशा है, विदिशा को बेस नगर के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस शहर को अवंती के नाम से जाना जाता था? तो जो उज्जैन था उसको प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता था। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है।
उज्जैनी अवंती साम्राज्य की राजधानी थी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उज्जैन सम्राट अशोक की सीट पर था। जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध मंदिर ये भी उज्जैन में स्थित है। उज्जैन प्रसिद्ध हिंदू त्योहार कुंभ मेला के स्थलों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध प्राचीन लेखक कालिदास का जन्म उज्जैन में ही हुआ था। भारत का एक जंतर मंतर उज्जैन में ही स्थित है और भारतीय राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान मालवा क्षेत्र उज्जैन से ही बने थे। वर्तमान में बिहार में वैशाली एक प्राचीन शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं महाराष्ट्र में। एलोरा गुफाओं से अजंता 100 किलोमीटर दूरी पे है, जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध गुफाएं हैं जो अजंता के समान काल से अंतिम डेटिक हैं। एलोरा भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इन बौद्ध और जैन गुफाओं को अलंकृत रूप से उकेरा गया है, फिर भी शांत और ध्यानपूर्ण और दिव्य ऊर्जा और शक्ति का एहसास कराया